नमस्कार, वेलकम टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो हम लोग बात कर रहे थे यूपी ट्रिपल एससी राजस्व लेखपाल के परीक्षा रिफ्रेशर बुक की, जो कि यूथ कंपटीशन बुक के नई किताब आई है राजस्व लेखपाल के ऊपर थ्योरी की, तो उसको हम देख रहे थे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो उसी का नेक्स्ट चैप्टर होगा, तीसरा चैप्टर होगा। ठीक है, परीक्षा रिफ्रेशर सामान्य ग्रामीण विकास एवं समाज के बारे में। देखिए, इसमें जो पहला भाग एक जो हम स्टार्ट किए हुए हैं ग्राम समाज एवं विकास का, उसमें भारतीय संदर्भ में विकास हो चुका है पहला चैप्टर, ग्राम विकास कार्यक्रम हो चुका है दूसरा चैप्टर, और आज इस वीडियो में हम तीसरा चैप्टर बात करेंगे ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंध के बारे में। तो वीडियो आज ये तीसरा चैप्टर होगा इसके बारे में। ठीक है, ग्राम विकास योजनाओं के बारे में देखेंगे, इसके बाद उनके प्रबंध या मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नई बुक, नई सीरीज, नई जोश के साथ, और वीडियो को एंड तक देखिए। और इसका जो है, अगर अभी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए, तीसरा चैप्टर ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंध। ग्रामीण विकास योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं होती हैं, जिनका उद्देश्य होता है ग्रामीण समाज के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु लक्ष्य प्राप्त करना। ठीक है, तो ये है तीसरा चैप्टर। इसका दूसरा और पहला चैप्टर हो चुका है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी उसको देखिएगा, क्योंकि एक दूसरे से सारी जो है चैप्टर्स जुड़े हुए होते हैं। पहले थ्योरी चलेगी, इसके बाद जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन चलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, चलिए ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंध एक दृष्टि में जान लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद ग्रामीण विकास योजनाओं का प्रबंधन जो है सरकार प्रशासन के माध्यम से सुनिश्चित करती है। अब स्वतंत्रता पश्चात के बाद प्रथम बार जो है भारत में सांसदों के नाम से सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हुई, और वो कब हुई थी? 11 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में ग्रामीण पेयजल को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सेवाग्राम जो है ये गांधी जी द्वारा प्रवर्तित एक कल्याणकारी योजना थी। ठीक है, इटावा अग्रगामी योजना से प्रेरित होकर सामुदायिक विकास योजना का प्रवर्तन हुआ। ग्राम सड़क योजना जो है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है 100% केंद्रीय वित्त पोषित योजना है। अब एक एक करके हम योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से देखेंगे। तो पहले सांसद ग्राम आदर्श योजना की बात करें, तो इसका प्रारंभ हुआ 11 अक्टूबर 2014 को। जयप्रकाश नारायण की जयंती पड़ती है 11 अक्टूबर को, तो उस दिन स्टार्ट किया गया था। मंत्रालय ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आता है। इसमें प्रमुख प्रावधान क्या क्या है? तो संसद सदस्य द्वारा गांव को गोद लेना, और वर्ष 2019 तक 3 और वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों का सामाजिक और आर्थिक विकास करना इसका मेन लक्ष्य है इस योजना का। ठीक है, इस योजना में यह अनुबंधित है कि संसद के प्रत्येक संसद सदस्य अथवा सांसद को अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के एक ग्राम पंचायत को गोद लेना होगा और उसे आदर्श गांव के रूप में विकसित करना होगा। लोकसभा का सदस्य मैदानी क्षेत्रों में 3000 से 5000 और पर्वतीय क्षेत्रों में 1000 से 3000 की आबादी वाले किसी भी गांव का चयन किया जा सकता है। राज्यसभा का सदस्य उस राज्य का जिसका वो प्रतिनिधित्व करता है, वो किसी भी गाँव को चुन सकता है, तथा न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा का कोई भी सदस्य अपने गांव या अपने पति अथवा पत्नी से संबंधित गांव का चयन नहीं कर सकते। बाद में वह इस प्रयोजन के लिए 2 और गांव का चयन करेंगे। इस तरह वर्ष 2019 तक कई हजार गांव का चयन होगा, और इस उद्देश्य के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजना को केंद्र व राज्य प्रायोजित योजनाओं में मिला दिया जाएगा। इसके बाद नई योजना थी श्री निकेतन योजना। इसके बारे में जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा समाजशास्त्री श्री LM हर्स्ट से सहयोग के लेकर 1920 ईस्वी में एक ग्रामीण विकास योजना प्रारंभ की गई थी। एक कब स्टार्ट किया गया था श्री निकेतन योजना? तो 1920 में, आज़ादी के पहले। और यह योजना प्रारंभ में 8 ग्रामों में शुरू की गई, बाद में इसका प्रसार 15 ग्रामों में और फैल गया था। ठीक है, यह योजना व्यक्ति केंद्रित होने के कारण ज़्यादा दिन नहीं चल सकी, और टैगोर के देहावसान के बाद यह योजना भी मृतप्राय हो गई। सेवाग्राम योजना जो है, गांधी जी ने वर्ष 1920 में वर्धा नामक ग्राम में अपना आश्रम बनाकर सेवाग्राम नामक कल्याणकारी योजना प्रारंभ की थी। अपने इस कार्यक्रम को सफल और प्रभावी बनाने के लिए गांधी जी ने भारतीय ग्रामोद्योग संघ, हिंदुस्तानी तालीम संघ, ऑल इंडिया स्पाइनस एसोसिएशन, कस्तूरबा गांधी संघ आदि स्थापित किए।
ठीक है। अब सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कि CDP जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसका प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1952 को। प्रेरणा कहाँ से मिली? तो अमेरिकी विशेषज्ञ थे अल्बर्ट मेयर के द्वारा यह शुरू की गई इटावा परियोजना से, ठीक है। ग्रामीण विकास की लगभग सभी गतिविधियां इसमें शामिल की गई हैं। 1953 में CDP के सहयोगार्थ राष्ट्रीय विस्तार योजना की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना की बात करें, देखिए राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना सामान्य प्रदर्शन विधि को प्रभावशाली और योजनाबद्ध ढंग से प्रयोग करने के उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR द्वारा 1965 में प्रारंभ किया गया। यह प्रदर्शन विशेषज्ञ द्वारा लगभग 1 एकड़ भूमि पर किया जाता है। भारत सरकार ने 2000 से लेकर 2001 से प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के 5 घटक, जिसमें प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक आवास, ग्रामीण पेयजल और पोषाहार, ये 5 घटक इसमें शामिल हैं। में से ग्रामीण पेयजल घटक को जो है महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है इनमें से, ठीक है। इसके बाद निर्मल ग्राम पुरस्कार। निर्मल ग्राम पुरस्कार जो है संपूर्ण स्वच्छता अभियान के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए भारत सरकार ने पूर्णतः स्वच्छ और खुले में मल त्याग विहीन ग्राम पंचायतों, ब्लॉकों और जिलों के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना शुरुआत की। और यह पुरस्कार 2003 में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन की पहल करने वाली पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करने हेतु घोषित किया गया एवं प्रथम बार 2005 में इसको प्रदान किया गया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट योजना आती है जवाहर रोजगार योजना JRY, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम को मिलाकर ये नई योजना बनाई गई 1 अप्रैल 1989 को, ठीक है। इसमें केंद्र एवं राज्य की भागीदारी 80% और 20% होती है। 1 अप्रैल 1999 से इस योजना को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना से प्रतिस्थापित कर दिया गया। आगे चलकर 25 सितंबर 2001 को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में सम्मिलित कर दिया गया। इसके बाद आती है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, और यह योजना शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए 2 अक्टूबर 1993 से प्रारंभ की गई। इसके लिए चुने हुए 8वीं कक्षा के उत्तीर्ण शिक्षित बेरोजगारों जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच है और जिनकी पारिवारिक आय ₹40,000 वार्षिक से कम है, उनको इसमें शामिल किया गया, ठीक है। एवं वह जो उस क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों से निवास कर रहे हैं को व्यापारिक कारोबार के लिए 1 लाख रुपए तक तथा अन्य गतिविधियों के लिए 2 लाख रुपए तक तथा 2 या 2 से अधिक लोगों की भागीदारी वाली परियोजनाओं के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। इसके बाद जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना की बात करें तो यह योजना पूर्व में चल रही जवाहर रोजगार योजना का पुनर्गठित सुव्यवस्थित और व्यापक रूप थी, जो कि 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ की गई। सितंबर 2001 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को भी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में सम्मिलित कर दिया गया, ठीक है। अब योजना क्या है देखते हैं। योजना भाग के तहत जो है ग्राम विकास के लिए योजना प्रक्रिया, बहुस्तरीय योजना, जिला योजना, खंड स्तर योजना और ग्राम स्तर योजना शामिल होती हैं, ठीक है। भारत में योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता आय और परिसंपत्ति के स्वामित्व में जो है असमानता है। इसके अलावा क्षेत्रीय असमानताएं, क्षेत्रों के विकास से जुड़ी हुई समस्याएं भी हैं, तो इसलिए जो है योजना की आवश्यकता पड़ी। इसके बाद योजना के सिद्धांत और तकनीक की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय की संकल्पना में समवृद्धि योजना मॉडलों को अलग अलग क्षेत्रों अथवा स्थानीय क्षेत्रों को भी उनके ढांचे में शामिल किया जाने लगा, ठीक है। इसके बाद विकास सिद्धांत और संबद्ध योजना मॉडल दृष्टिकोण देख लेते हैं। कौन सा सिद्धांत है, उससे संबंधित मॉडल दृष्टिकोण क्या था। तो आर्थिक आधार गुणांक सिद्धांत की बात करें तो इसमें जो है आर्थिक आधार मॉडल था जो कि गुणांक विश्लेषण किया गया। दूसरा व्यापक आर्थिक समृद्धि आधार लिया गया, तो इसमें पहला मॉडल था आदान उत्पादन मॉडल। दूसरा था 3 बरेगा योजना मॉडल, क्षेत्रकों अथवा उद्योगों के लिए वृद्धिमान पूंजी उत्पादन अनुपात, सामाजिक लागत विश्लेषण, पूंजीगत निवेश पर वापसी की आंतरिक दर उच्चतम सीमा तक बढ़ाना, ये सब इसके तहत किया गया। इसके बाद ध्रुवित विकास जिसमें विस्तार सिद्धांत, केंद्रीय स्थान सिद्धांत,
नोदक फर्म संकल्पना आई और इसमें जो है 3 कार्यनीतियां, समृद्धि ध्रुव केंद्र कार्यनीतियां के आधार पर पहला मध्य आकार के शहर प्रमुख शहरों की ओर पलायन रोधक के रूप में कार्य किया गया। निम्न स्तर से विकास हेतु केंद्र बिंदुओं के तौर पर निम्न स्तर पर जनसंख्या केंद्र बनाए गए। ठीक है। इसके बाद चौथा है आधुनिक अथवा नौ क्लास की और मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था सिद्धांत में त्वरित शहरी आधार आया। द्विक्षेत्रक समृद्धि मॉडल हुआ। बड़े पैमाने की पूंजी प्रधान संसाधन आधारित परियोजनाएं चलाई गई। पांचवा कृषि अथवा भूमि उपयोग सिद्धांत, तो इसमें वान घूर्णन मॉडल आया। कृषि भूमि उपयोग जोन में जो विभागीकरण या क्षेत्रीकरण का स्थानीय लाभों सहित इसमें कार्य किया गया। ठीक है। तीसरा देखते हैं ग्राम समाज के लिए योजना। कौन कौन सी योजना चलाएगी ग्राम समाज के लिए? देखिए, विगत कुछ वर्षों में ग्राम विकास योजना को काफी महत्व मिला, जिसका कारण है विकास का लाभ समाज के अधिकांश वर्गों तक नहीं पहुंच पाना। ठीक है। चौथा है ग्राम विकास योजना की प्रणालियां, तो विशेषकर चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद भारत में लघु स्तर योजना प्रणाली विकसित करने की दिशा में पर्याप्त काम हुआ। योजना आयोग ने जिला योजनाओं के निर्माण पर बल दिया और जिला योजना बनाने के संबंध में दिशा निर्देश और सुझाव दिया। जिला योजना के निर्माण का उद्देश्य जिला के उप क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले दीर्घकालिक आर्थिक कार्यकलापों और प्राकृतिक संसाधन का विकास अथवा संरक्षण करने के लिए भावी 15 से 20 वर्षों में किए जाने वाले उपायों का निर्धारण करना। ठीक है। इसमें अगला नेक्स्ट पॉइंट है आधारिक संरचना सुविधाओं और सामाजिक सेवाओं का निर्माण करना। नेक्स्ट पॉइंट है कस्बों और शहरों की समृद्धि को इस तरीके से प्रोत्साहित करना है जो जिले को पूर्व निर्धारित दिशा में विकास करने में सहायक हों। अगला पॉइंट है इसमें तत्कालिक समस्याओं, अल्पकालिक प्राथमिकताओं और उपलब्ध संसाधनों की मौजूदा परिस्थितियों के विश्लेषण एवं यथार्थ मूल्यांकन के आधार पर अगले 5 वर्षों या 1 वर्ष के लिए एकीकृत कार्य योजना तैयार करना। इसके बाद पांचवा है पॉइंट है विकास कार्यक्रम और परियोजनाओं की बात करते हैं तो विगत कुछ दशकों में नियोजित और निष्पादित ग्राम विकास कार्यक्रमों को 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला क्षेत्र आधारित कार्यक्रम और दूसरा है लक्ष्य समूहोन्मुखी कार्यक्रम। ठीक है। सघन अथवा गहन कृषि जिला कार्यक्रम जो कि IADAP कहा गया इसको शॉर्ट फॉर्म में, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम DPAP, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम CADP, मरुस्थल विकास कार्यक्रम DDP, ऐसे कुछ कार्यक्रम है जो इस क्षेत्र आधारित कार्यक्रम है। लक्ष्य समूहोन्मुखी कार्यक्रम में एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम IRDP ग्रामीण समाज के निश्चित वर्गों की तरक्की के लिए है। अब परियोजनाओं के लाभ और हानियां क्या हैं? तो इसके लाभ निम्नलिखित हैं। विशिष्ट जनसंख्या समूह और विकास संबंधी कठिनाइयों का पता लगाती है। बड़े पैमाने के प्रयासों के अनुभव प्रदान करने के लिए सीमित मात्रा में नवाचारी दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए गहन सामाजिक प्रयोगशाला के रूप में कार्य करती है। चुनिंदा प्राथमिकताओं पर संसाधन केंद्रित करती है। विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करती है। इससे कुछ हानियों का विवरण नीचे दिया जा रहा है, उसको देख लेते हैं। समग्र संरचनाओं की अवहेलना करती है। असामान्य रूप से विकसित होती है। बहुधा सामाजिक संरचनात्मक और संस्थानिक चरों की अनदेखी करती है। हस्तक्षेप की विभाजित इकाइयों के रूप में कार्य करती है। अंतर क्षेत्रों का सृजन करती है। सदैव अस्थायी विकास करने में असमर्थ होती है। ठीक है। तो कुछ लाभ हैं तो कुछ हानि भी हैं। भारत में ग्राम विकास योजना को देखते हैं तो वर्ष 1944 में कुछ प्रमुख उद्योगपतियों ने एक प्रलेख अ ब्रीफ मेमोरेंडम आउटलाइनिंग अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया प्रकाशित किया था। वर्ष 1934 में एन विश्वेश्वरैया ने 10 वर्षीय योजना प्रकाशित किया था। 10 वर्षीय योजना किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो एन विश्वेश्वरैया द्वारा 1934 में, जिसमें राष्ट्रीय आय दुगुनी करने का भी लक्ष्य रखा गया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भारत में योजना का निर्माता कहा जाता है। भारत की योजना प्रक्रिया में पहली 3 पंचवर्षीय योजनाओं को सर्वाधिक सक्रिय और प्रावस्था के रूप में स्वीकार किया जाता है। नियोजन के प्रकार की बात करें तो निम्न प्रकार है। राज्य और बाजार के अंतर संबंधों के आधार पर, दूसरा है प्रक्रिया के आधार पर, तीसरा है अवधि के आधार पर, चौथा है क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर 2 टाइप के हैं, राष्ट्रीय नियोजन, क्षेत्रीय नियोजन। अवधि के आधार पर 3 टाइप के हैं, दीर्घकालीन नियोजन, अनवरत योजना और अल्पकालीन नियोजन। ठीक है। इसके बाद प्रक्रिया के आधार पर 2 प्रकार के हैं, केंद्रीकृत नियोजन और विकेंद्रीकृत नियोजन। और राज्य और बाजार अंतर संबंधों के आधार पर भी 2 टाइप हैं, आदेशात्मक नियोजन और निर्देशात्मक नियोजन। ठीक है।
तो अब देखते हैं जिला योजना की प्रक्रिया। जिला योजना की प्रक्रिया की 4 प्रावस्थाएं होती हैं। पहला है योजना पूर्व प्रावस्था, दूसरा है योजना निर्माण प्रावस्था, तीसरा है कार्यान्वयन प्रावस्था और चौथा है निगरानी और मूल्यांकन प्रावस्था। जिला योजना प्रक्रिया की प्रावस्थाओं की बात करें तो ये देखिए इस तरीके से नीचे दिया गया। अब एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं योजना पूर्व प्रावस्था। तो जिला योजना आरंभ करने से पहले निम्नलिखित कार्रवाई की जानी चाहिए। जिला योजना के कार्य क्षेत्र एवं विषयों का निर्धारण होना चाहिए। समुचित मानदंड के अनुसार राज्य के जिले को संपूर्ण योजना राशि में से राशि का आवंटन करना चाहिए। विकेंद्रीकरण हेतु जो है कुछ प्रशासनिक उपाय करना, उपयुक्त जिला योजना तंत्र स्थापित करना, कार्मिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, राज्य स्तर पर जिला नियोजन इकाई स्थापित करना, ये सारे काम होने चाहिए। दूसरा देखते हैं योजना निर्माण प्रावस्था में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। पहला है जिला योजना के मुख्य उद्देश्यों का प्रतिपादन करना, जिला योजना हेतु आंकड़ों का संकलन करना, बुनियादी उद्देश्यों से संबंध में जिले की रूपरेखा तैयार करना, जिला योजना के मुख्य कार्यनीति तैयार करना, निर्धारित कार्यनीति के संदर्भ में मौजूदा कार्यक्रमों और परियोजनाओं का विश्लेषण करना। तीसरा है कार्यान्वयन व्यवस्था। इसमें जो है परियोजना और क्षेत्रक दृष्टिकोण को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। चौथा है निगरानी एवं मूल्यांकन। तो इसमें जिला योजना की प्रगति की निगरानी यह देखने के लिए आवश्यक है कि क्या इसमें सम्मिलित की गई परियोजनाएं अथवा स्कीमें उसी आधार पर कार्यान्वित की जा रही हैं जिस पर इन्हें बनाया गया था। ठीक है, जिला योजना किसी विशेष प्रकार की समस्याओं पर आगे मार्ग निर्देशन के लिए इसका मूल्यांकन आवश्यक होता है। अब देखते हैं ग्राम स्तर योजना के बारे में। तो ग्राम स्तर योजना में ग्राम पंचायत ग्राम विकास से संबंधित कई विषयों पर चर्चा करती है। ये विषय निम्नलिखित हैं। पहला है भवन निर्माण का नियमन, सार्वजनिक भूमि का अतिक्रमण से रक्षा, पुराने पेयजल स्रोतों को बनाए रखना, ठोस कचरे का एकीकृत एवं समापन, पर्यावरण स्वच्छता बनाए रखना, सार्वजनिक बाजारों की व्यवस्था, रोग वाहकों का नियंत्रण, सड़कों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा, गलियों में रोशनी की व्यवस्था, प्रतिरक्षण कार्यक्रम, कृषि संबंधी कार्यक्रम आदि। ठीक है, अब एक एक करके इसके शब्दों को देखते हैं। तो सगामी मूल्यांकन क्या है? परियोजना के कार्यान्वयन के साथ साथ मूल्यांकन को सगामी मूल्यांकन कहते हैं। विकेंद्रीकृत योजना कई स्तरों पर योजना, न केवल शीर्ष स्तर पर अर्थात केंद्र पर जो होता है उसे विकेंद्रीकृत योजना कहते हैं। ठीक है, वितरणात्मक न्याय, तो यह जो है सुनिश्चित करने के लिए कि न्याय की विकास के लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग को पहुंचता है कि नहीं, तो यह वितरणात्मक न्याय होता है। आर्थिक आधार गुणक, ये क्या है? तो ये जो है क्षेत्रीय गुणक के रूप में प्रयुक्त शब्द जिसमें समग्र अर्थव्यवस्था पर क्षेत्र के आर्थिक आधार में परिवर्तनों के प्रभाव का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, प्रत्याशित मूल्यांकन की बात करें तो वास्तविक और मुख्य कार्य शुरू करने से पहले किया गया मूल्यांकन जो होता है, अर्थात वास्तविक परियोजना चालू करने से पहले जो होता है उसे प्रत्याशित मूल्यांकन कहते हैं। यथार्थ मूल्यांकन की बात करें तो कार्य समापन के बाद किया गया मूल्यांकन अर्थात परियोजना कुछ या सभी प्रावस्थाएं पूरी होने के बाद के कार्यान्वयन के पश्चात किया गया मूल्यांकन होता है। प्रवाह की बात करते हैं तो समय की इकाई की अवधि के दौरान उत्पादन जो होता है उसे प्रवाह कहते हैं। समृद्धि की बात करें तो उत्पादन अथवा समय के प्रति इकाई संख्या में जो समृद्धि होती है। वृद्धि ध्रुव केंद्र की बात करें तो क्षेत्र में त्वरित समृद्धि करने वाले ध्रुवों के रूप में कार्य करने वाले नोडल केंद्रों पर सृजित समृद्धि होती है। मॉडल आदान प्रदान मॉडल की बात करते हैं तो ऐसा आर्थिक मॉडल जो उत्पादों का सृजन करने के लिए हो, प्रत्येक क्षेत्र के आदानों की क्षमता पर आधारित हो और आदानों के उपयोग द्वारा सृजित गुणवत्ता आदान उत्पादन के अनुपात द्वारा दर्शाई जाती है। वृद्धि पूंजी उत्पाद अनुपात की बात करते हैं तो पूंजी की वह राशि होती है जिसके फलस्वरूप एक इकाई द्वारा उत्पादन बढ़ता है। गुणक की बात करें तो यह अर्थशास्त्र का शब्द है जिसका अर्थ अर्थव्यवस्था में शुरू किया गया कोई भी निवेश आमतौर पर अपने अधिक अनुपात से आय में वृद्धि उत्पन्न करता है। इसका अभिप्राय यह है कि आप अपने मूल निवेश के कुछ गुणा बढ़ने से हैं। गुणक का मूल्य किए गए किसी निवेश को कोटि और स्वरूप पर निर्भर करता है। ठीक है, ध्रुवीकृत विकास की बात करें तो दो विरोधी गुणों का विकास जो होता है उसे ध्रुवीकृत विकास कहते हैं। परियोजना जो है परस्पर संबद्ध कार्यकलापों का समयबद्ध पैकेज को परियोजना कहा जाता है। ठीक है, अब एक नज़र में पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जान लेते हैं। तो भारत में योजना का मुख्य माध्यम जो है वो पंचवर्षीय योजनाएं थी। वर्ष 1951 में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई और लगातार 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद 1966-69 की अवधि में जो योजना का अवकाश हुआ और इसमें 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। ठीक है, तो अब एक करके इन पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानते हैं।
पहली पंचवर्षीय योजना का शुरुआत हुआ था 1951-56 में और ये जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया प्रारंभ करना। कृषि को इसमें उच्च प्राथमिकता दी गई थी पहली पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना की तो 1956 में स्टार्ट हुआ और ये इसका जो है पीसी महाल नोबिस मॉडल पर यह आधारित था। इसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य था समाजवादी मॉडल की स्थापना करना। ठीक है, इसमें औद्योगिकरण, तीव्र विकास तथा भारी उद्योग को इसमें प्राथमिकता दिया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो जितने भी फैक्ट्रियां पुरानी लगी हुई हैं वो सारी लगभग इसी दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत लगाई गई थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की तो 1961 से लेकर 1966 तक ये परियोजना रही और इसमें जो है ये सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सैंडी मॉडल पर आधारित था। गाडगिल योजना के नाम से भी मशहूर है तीसरी पंचवर्षीय योजना। सूखे और पाक चीन युद्ध के कारण निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा और इसमें जो है कृषि एवं उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, पहले में कृषि, दूसरे में उद्योग और तीसरे में दोनों को प्राथमिकता दी गई। इसके बाद आया योजना अवकाश जो कि 1966 से लेकर 1969 तक रहा। तीसरी पंचवर्षीय योजना के पूर्णतः असफल हो जाने के कारण अवकाश घोषित किया गया। कृषि और उद्योग को समान प्राथमिकता दी गई योजना अवकाश में। इसके बाद आया चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 टू 74। इसमें स्थिरता और आर्थिक निर्भरता के साथ विकास पर जोर दिया गया। यह योजना मौसम की प्रतिकूलता और बांग्लादेशी शरणार्थियों की समस्या के कारण असफल रही। ठीक है, इसके बाद आया पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो आई वो हुआ, उसका डेट की बात करें तो 1974 से लेकर 1979 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना लागू रही। इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इंपॉर्टेंट है, यह योजना केवल 4 वर्ष तक चली थी। योजना में जो है सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को एवं तत्पश्चात उद्योग एवं खनिज क्षेत्र को दिया गया था। इसके बाद अनवरत योजना स्टार्ट हुआ जो कि 1978 से लेकर 1980 तक आई और ये जो है मोरारजी देसाई की जनता सरकार अनवरत योजना सिस्टम के साथ आई, जिसका उद्देश्य था प्रतिवर्ष की उपलब्धियों का मूल्यांकन किए जाए और उसी के आधार पर अगले वर्ष के लिए नई योजना बनाई जाए। इसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना फिर लागू हुई 1980 से लेकर 1985 तक और इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना। ठीक है, और इसी योजना में जो है पहली बार किस योजना में, छठी पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी उन्मूलन पर जो है विशेष जोर दिया गया था। ठीक है, इस योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे कि महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए। इसके बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना चालू हुई 1985 से 90 के बीच। इसमें रोजगार केंद्रित जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई। इस योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। ठीक है, इसके बाद योजना अवकाश फिर हुआ 1990 से लेकर 92 के बीच और इसमें जो है केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता रही, इसलिए केवल ये वार्षिक योजनाएं चली। इसके बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997 तक आई। इस योजना का उद्देश्य रहा मानव संसाधन का विकास करना। पीवी नरसिम्हा राव द्वारा एलपीजी सुधार इसमें किया गया। ठीक है, इसके बाद नवीं पंचवर्षीय योजना आई 1997 से लेकर 2002 और इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास को दिया गया। इस योजना के असफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार माना गया। ठीक है, इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना आई 2002 से लेकर 2007 तक ये योजना रही। इसका उद्देश्य रहा था देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगुनी करना प्रस्तावित किया गया था। इस योजना अवधि के दौरान 5 करोड़ रोजगारों के अवसरों का सृजन करना लक्षित था और भारत की 10वीं योजना जो है 31 मार्च से लेकर 2007 में समाप्त हो गई। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 2007 से लेकर 2012 तक रही। इसका मुख्य लक्ष्य था तीव्रतम और समावेशी विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम बनाया गया अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। इस योजना में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र की विकास दर के लिए क्रमशः 4.1%, 0.5% और 9.9% लक्ष्य निर्धारित किया गया था। फिर लास्ट में 12वीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ जो कि 2012 से लेकर 2017 तक रही। इसका उद्देश्य था तीव्र और अधिक समावेशी और धारणीय विकास। कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन क्षेत्र में 4% व विनिर्माण क्षेत्र में 10% की औसत वार्षिक वृद्धि के लक्ष्य किए गए। 10% निर्धनता में कमी, गैर कृषि क्षेत्र में 5 करोड़ नई नौकरियों का सृजन इसमें किया गया। तो ये थी पंचवर्षीय योजना। अब देखते हैं राष्ट्रीय स्तर की योजना के लिए संगठन। तो पहला देखते हैं योजना आयोग। योजना आयोग देश में योजना की प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए
जो है तकनीकी निकाय था। सरकार द्वारा योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में की गई थी। इसके मुख्य कार्य थे देश की सामग्री, पूंजी एवं मानव संसाधन का मूल्यांकन करना, देश के संसाधनों के सर्वाधिक प्रभावकारी और संतुलित उपयोगों के लिए योजना बनाना, प्राथमिकताओं का निर्धारण करना, तंत्रों के स्वरूप निर्धारण करना आदि। इसके बाद 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कार्य कर रहा है। ठीक है। दूसरा है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसका नीति निर्धारण करने वाला सर्वोच्च निकाय है। ठीक है। और जो एकीकृत विकास प्रयास के रूप में संपूर्ण देश के लिए बनाई जाने वाली और कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं के लिए अवसर प्रदान करता है। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसके सदस्य मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य होते हैं। योजना के स्तर और प्रकार की बात करें तो बृहद स्तर यानी कि राष्ट्रीय योजना जो होती है यह राष्ट्र क्षेत्रीय समतुल्य होती है। ठीक है। और इसमें जो योजना की अवधारणा, इसमें केंद्रीय योजना, नीति योजना और क्षेत्रक योजना की अवधारणा होती है। ठीक है। मध्य स्तर जो होती है उपराष्ट्रीय योजना या फिर राज्य योजना को जिसको कहते हैं, यह राज्य द्वारा संचालित होते हैं। इसमें राज्य अथवा संसाधन क्षेत्र अथवा नदी, घाटी अथवा महानगर क्षेत्र से संबंधित होता है। इसमें राज्य योजना अथवा क्षेत्रक बजट संबंधी योजना अथवा क्षेत्रीय योजना, नगर और ग्राम योजना सम्मिलित होते हैं। इसके बाद आता है लघु स्तर यानी कि विकेंद्रीकृत योजना जो कि जिला, खंड और ग्राम में संचालित होती है। ठीक है। इसमें उप क्षेत्र, लघु क्षेत्र, स्थानीय क्षेत्र सारे सम्मिलित किए जाते हैं। जिला योजना क्षेत्र विकास, लघु स्तर यानी खंड स्तर योजना विकास और ग्राम उत्पादन योजना लक्ष्य समूह होती है, योजना बनाई जाती है। प्रबंधन क्या है? प्रबंधन की बात करें तो पीटर एफ ड्रकर के अनुसार प्रबंध जो है प्रत्येक व्यवसाय का गत्यात्मक तथा जीवन प्रदामनी जो अवयव होता है, इसके नेतृत्व के अभाव में उत्पत्ति के साधन के बल साधन मात्र रह जाते हैं, कभी भी उत्पादन नहीं बन पाते। ठीक है। प्रबंधन प्रक्रिया क्या है? तो प्रबंधन प्रक्रिया जो है सभी कार्य स्तरों पर उच्च अधिशासी से अधीनस्थ तक प्रबंधकीय क्रियाओं के आधार पर है जो कि निम्नलिखित तरीके से होते हैं। ठीक है। इसके प्रबंधन प्रक्रिया के तहत की बात करें तो इसमें संगठन, समन्वय, नवाचार, प्रतिनिधित्व। ठीक है। इसके बाद संप्रेषण, इसके बाद नियुक्ति, निर्देशन, नियंत्रण, अभिप्रेरणा और नियोजन आदि जो है ये तत्व होते हैं प्रबंधन प्रक्रिया के। इसके मूल कार्य की बात करते हैं तो योजना बनाना, संगठन करना, स्टाफ की व्यवस्था करना, निर्देश देना और नियंत्रण करना, समन्वय करना, रिपोर्ट तैयार करना, बजट बनाना, नियंत्रण कार्य आदि जो है इसके महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। योजना जो भविष्य के लिए होती है और संगठन की दिशा को निर्धारित करती है। यह एक प्रकार की संगठित दूरदृष्टि सुधारात्मक पुनर्विलोकन भी है। संगठित करने में निम्नलिखित शामिल होते हैं। संगठित करने में निम्नलिखित चीजें शामिल होती हैं। उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्यों का निर्धारण करना, संचालन इकाइयों में जो है कार्यकलापों का समूह, कार्यकलापों के ऐसे समूह को प्रबंधकों को सौंपना आदि। स्टाफ व्यवस्था प्रबंधकीय और गैर प्रबंधकीय दोनों स्तरों के उपयुक्त कार्यबल को लेने और बनाए रखने का प्रकार होता है। निर्देशन कार्य वांछित लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में जो है किए जाने वाले नेतृत्व, संप्रेषण, अभिप्रेरणा और पर्यवेक्षण से संबंधित होता है। किसी संगठन के विभिन्न विभागों को प्रदत्त प्रबंधन संबंधी कार्यकलापों को उनके उद्देश्यों के दृष्टिकोण से समन्वयन की आवश्यकता होती है। प्रभावशाली और समय के कार्य निष्पादन के लिए प्रबंधन को एक अच्छी रिपोर्ट प्रणाली बनानी चाहिए। बजट बनाना संगठन के कार्यों के लिए संसाधनों के आवंटन को दर्शाता है। ठीक है। घटनाएं पूर्व नियोजित पथ से विचलित नहीं हो इसलिए इन्हें नियंत्रण करना आवश्यक है। अब प्रशासन और प्रबंध में अंतर क्या होता है? तो प्रशासन जो होता है वो प्रभावी निर्देशन सुनिश्चित करता है, प्रबंध जो है प्रभावी कार्य निष्पादन सुनिश्चित करता है। प्रशासन जो है संगठन की युक्ति निकालता है और संगठन का उपयोग जो है वो प्रबंधन करता है। लक्ष्यों को प्रशासन निर्धारित करता है, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास प्रबंधन करता है। ठीक है। वित्त उत्पादन और वित्तीय वितरण का समन्वय करता है प्रशासन, और प्रबंधन जो है लक्ष्य को पूरा करने के लिए अन्य कार्यों का समन्वय करता है। मार्ग निर्देशन एवं नेतृत्व प्रदान करता है और नियंत्रण करता है और लोगों के साथ काम करके काम करवाता है और संगठित तरीके में अन्य संसाधनों का प्रयोग करता है प्रबंधन। ठीक है। इसके बाद मुख्य विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो प्रक्रिया में रूपांतरित आदानों का एक दूसरे से परिणामी उत्पादों से भी निश्चित संबंध होता है। ये दोनों संबंध कारक और कारक उत्पाद संबंधों के रूप में जाने जाते हैं। उत्पाद की एक से अधिक इकाइयों के लिए प्रक्रिया स्तर या पैमाना तदनुसार बढ़ाया जाता है। भौतिक रूपांतरण के कई कार्य होते हैं जहां और जब प्रक्रिया का पैमाना बढ़ाया जाता है तो उत्पाद समानुपातिक रूप से बढ़ाया जाता है, परंतु आदानों में बचत होती है। कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले कारक की बात करते हैं तो निम्न कारक हैं। ग्राम विकास प्रबंधन के लिए तकनीकी कारकों का ज्ञान और उन्हें व्यवस्थित रखने के तरीकों की भी जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है। आर्थिक और वित्तीय कारक जैसे कि ऋण, आर्थिक सहायता, मूल्य निर्धारण, संसाधनों का विकल्प आदि को प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित होता है। वाणिज्यिक कारक उत्पादनों का विपणन और आदानों की आपूर्ति से संबंधित होता है।
सामाजिक सांस्कृतिक कारक में परंपरा, जाति, नातेदारी, पैटर्न, सामाजिक प्रथाएं आदि शामिल होती हैं। राजनीतिक कारकों में जो है शक्ति संरचना, प्रभावशील समूह, नेतृत्व, पैटर्न आदि शामिल होता है। इसके बाद परियोजना के कार्यान्वयन में लोगों की भागीदारी का बहुत महत्व होता है, इसलिए परियोजना का लक्ष्य जो है लोगों की भागीदारी प्राप्त करना होता है, होना चाहिए। ठीक है। कार्यान्वयन में अनेक एजेंसियां शामिल होती हैं, इसलिए क्षैतिजिक और ऊर्ध्वाधर दोनों समाकलन और संयोजन अत्यंत आवश्यक है। परियोजना आयाम, पहचान और निर्माण की बात करते हैं तो परियोजना का पहला आयाम है कार्यकलाप समूह या कार्यकलाप का वो स्वरूप जिससे यह संबद्ध है कि यह प्रत्येक व्यक्ति द्वारा स्वीकृत सबसे अधिक आधारभूत आयाम होता है। किन्हीं भी समूहों में परिवर्तन या संशोधन के फलस्वरूप परिवर्तन की दिशा मूल्यांकन उचित ढंग से किया जाना आवश्यक है। इसकी पहचान और संशोधन करते समय परिणामी कार्यविधि का अनुसरण करना होता है। परियोजना एक निश्चित कालावधि में काकपीय सामाजिक वर्ग के विकास के लिए योजनाबद्ध हस्तक्षेप है, इसलिए संभावित लाभार्थी वर्ग के हित योजना का एक आयाम बनता है। परियोजना में पूंजी संरचना के फलस्वरूप वित्तीय हित भिन्न भिन्न हो सकते हैं। परियोजना में अंशदाताओं के शेयर के अनुसार हित भी भिन्न भिन्न होते हैं। पूंजी संरचना निर्धारण परियोजना में निजी क्षेत्र द्वारा प्रस्तावित निवेश शेयर किया जाता है, इसलिए पूंजी संरचना परियोजना का महत्वपूर्ण आयाम है। ठीक है। परियोजना कार्यान्वयन यानी कि कार्यकलाप योजना और नेटवर्क विश्लेषण की बात करते हैं तो प्रत्येक ग्राम विकास परियोजना का कार्यान्वयन समय अनुसूची की सहायता से होना चाहिए और लागत वृद्धि न्यूनतम करने तथा अधिक समय न देने के लिए प्रभावी प्रबंध होना चाहिए। प्रबंध की प्रक्रिया में समानता संगठित करने, स्टाफ की व्यवस्था करने और निर्देश देने संबंधी कार्य होते हैं। प्रबंध का पहला कार्य योजना निर्माण है। योजना निर्माण कार्य जो है निम्नलिखित सोपान होते हैं। योजना निर्माण में जो है परियोजना के अधीन किए जाने वाले कार्यों की सूची तैयार करना, कार्यकलापों को एक तार्किक क्रम का निर्धारण, परियोजना में प्रत्येक कार्यकलाप हेतु अपेक्षित समय की निश्चित समयावधि का अनुमान, प्रवाह आरेख के रूप में कार्यकलापों का संयोजन, प्रवाह आरेख का विश्लेषण, नेटवर्क विश्लेषण में प्रतीकों, अग्रवर्ती, पश्चिमवर्ती संचालनों आदि का प्रयोग किया जाता है। नेटवर्क विश्लेषण के दो भाग हैं, पूर्वोत्तम कार्य संपन्न समय और अधोत्तम कार्य संपन्न समय। परियोजना मूल्यांकन की बात करते हैं तो यह मूल्यांकन आधुनिक प्रबंध प्रणाली का महत्वपूर्ण प्रकार्य होता है। मूल्यांकन के द्वारा कार्यक्रम के प्रभाव से उल्लिखित उद्देश्यों के बारे में पता चलता है। जब परियोजना के वितरण भविष्य के लिए आकलित किए जाते हैं तो मूल्य परिवर्तन मूल्यांकन जो है पूर्व मूल्यांकन पूर्ववर्ती मूल्यांकन हो जाता है। मूल्यांकन मूल रूप से पश्चिमवर्ती प्रकार होता है। जब मूल परियोजना कार्यान्वित की जा चुकी होती है, संबंधित कार्यकलाप पूरे हो चुके होते हैं, तब मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है। सूचना प्रणाली की बात करें तो किसी भी समयावधि सुधारों या प्रबंधकीय निर्णयों के लिए परियोजना प्रबंधक को सूचना की आवश्यकता होती है। निगरानी के लिए सूचना का विश्लेषण होना चाहिए और विश्लेषण में परियोजना की परिस्थिति का निष्कर्षण होना चाहिए। परियोजना निगरानी के लिए अपेक्षित सूचना में निम्नलिखित मानदंड पूर्ति होनी चाहिए। ठीक है। सूचना जो है विश्वसनीय हो, सूचना जो है उस विशेष परिस्थिति में संगत होनी चाहिए जिसकी निगरानी की गई है, सूचना समय पर उपलब्ध होनी चाहिए, सूचना तालिका अथवा फॉर्मेट में होना चाहिए। अब कुछ शब्दावलियां हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है, जैसे कि मूल्यांकन। तो मूल्यांकन क्या है? तो प्रस्तावित परियोजना के मूल्य, गुणवत्ता अथवा स्थिति ब्यौरे तैयार करने का कार्य मूल्यांकन कहलाता है। प्रत्याशित की बात करें तो परियोजना को वास्तव में प्रचारित किए जाने से पहले की अवधि प्रत्याशित होती है। योजना के समय सीमा की बात करें तो योजना अवधि की सीमा, उदाहरण के लिए 7वीं पंचवर्षीय योजना की समय सीमा 1990 थी वर्ष। ठीक है। परियोजना वेरिएबल की बात करें तो परियोजनाएं भिन्न भिन्न रूप से एक से उत्पाद दे सकती हैं। तकनीकी व्यवहार्यता की बात करें तो भौतिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया जिसमें काकपीय उत्पादों का निर्माण काकपीय आदानों से होता है। पूंजी संरचना की बात करें तो विभिन्न एजेंसियों द्वारा निवेश में शेयर करना पूंजी संरचना कहलाता है। केंद्रीय स्थान की बात करते हैं तो मुख्य भौतिक और संस्थागत आधारित संरचना सुविधाओं की अवस्थिति होती है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की बात करते हैं तो प्रस्तावित रिपोर्ट के बारे में ब्यौरों का रिपोर्ट होता है। समृद्धि केंद्र की बात करें तो ऐसा स्थान जहां एक या एक से अधिक आर्थिक गतिविधियां स्थित हैं और जो निकटवर्ती स्थानों की अपेक्षा तेजी से विकसित होता है। परियोजना पहचान की बात करते हैं तो विकल्पों को अस्वीकृत करने के बाद बुनियादी कल्पना का विस्तार ये उस तकनीक से किया जाता है जो निवेश की कार्यनीति को वास्तविक निश्चित निवेश में बदलता है। आर्थिक व्यवहार्यता की बात करते हैं तो ये जो है व्यवहार परियोजना के विकल्पों की आर्थिक कार्यक्षमता का परिणात्मक आकलन होता है। लाभ आगत अनुपात की बात करते हैं तो लाभ के वर्तमान मूल्य में लागत के वर्तमान मूल्य का अनुपात जो होता है उसे लाभ लागत अनुपात कहते हैं। मूल्य ह्रास क्या है? तो लगातार इस्तेमाल, टूट फूट और पुराने पड़ने वाली कारण संपत्ति के मूल्य में कमी होती है, उसे मूल्य ह्रास कहते हैं।
बट्टा दर क्या है? तो बट्टा दर जो है वह दर होता है जिस पर भावी मूल्य में कटौती की जाती है। आय की आंतरिक दर क्या है? तो वह बट्टा दर जिस पर शुद्ध वर्तमान मूल्य शून्य के समान निकलता है। सीमांत क्या है? तो अंतिम अतिरिक्त इकाई सकारात्मक या नकारात्मक से संबंध में जो होता है उसे सीमांत कहते हैं। सुग्रहिता क्या है? सकारात्मक तथा नकारात्मक परिवर्तन के प्रभाव की मात्रा को सुग्रहिता कहते हैं। छाया कीमत वह कीमत जो आदानों और तथा उत्पाद के वास्तविक स्रोत मूल्य को जो है व्यक्त करे। वित्तीय व्यवहार्यता की बात करें तो परियोजना की क्षमता जिससे परियोजना की नकद अनिवार्यता या देयताओं की पूर्ति हो जाए। निवेश पर औसत प्रतिलाभ की बात करें, निवेश द्वारा उत्पादित औसत उत्पादन या कुल लाभ होता है। नकदी प्रवाह विवरण की बात करते हैं तो परियोजना की प्रति वर्ष की संभावित नकदी प्राप्ति और भुगतान को जो दर्शाने वाला रोकड़ खाता होता है। प्रतिलाभ की वित्तीय दर की बात करते हैं तो नकदी प्रवाह विवरण से आंतरिक रूप से प्राप्त बट्टे की दर जिस पर निवेश का एनपीवी शून्य के बराबर होता है। भुगतान वापसी अवधि या आपूर्ति अवधि की बात करें तो वो अवधि जिसमें परियोजना पर लगाया गया प्रारंभिक निवेश वसूल किया जाता है। ठीक है, तो ये थे कुछ पॉइंट। अब इसके बाद इससे देखते हैं जो क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021 में जनजातीय गौरव मनाने की घोषणा की है और डेट बताना है कौन सा है। तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई है। 9 सितंबर 2021 को किस मंत्रालय ने जन योजना अभियान 2021 सबकी योजना सबका विकास और वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड शुभारंभ किया गया। तो यह शुरुआत किया गया पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सितंबर 2021 में तीसरा राज्य खाद्य सूचकांक 2020-21 जारी किया गया। इस सूचकांक के सबसे बड़े शीर्ष स्थान पर किस राज्य को जो है प्राप्त हुआ? तो उसमें पहला राज्य है गुजरात का। 6 अगस्त 2021 को भारत के सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ये उत्तराखंड में किया गया। ठीक है, जुलाई 2021 में भारत के किस राज्य में देश का पहला अनाज एटीएम स्थापित किया गया? तो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया गया। ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि को 30,000 करोड़ रुपए बढ़ाकर कितना रुपए किए जाने की योजना है? तो 40,000 रुपए किए जाने की योजना की गई है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी। यह मंजूरी कब प्रदान की गई? तो यह मंजूरी 9 दिसंबर 2020 को प्रदान किया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21-22 में कृषि क्रेडिट लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 16.5 लाख करोड़ कर दिया गया। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत योजना की अवधि क्या है? तो आत्मनिर्भर भारत योजना की अवधि है 2020 से लेकर 2023 तक। ठीक है, 15वें वित्त आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत शीर्षक क्या था? तो कोविड के दौरान वित्त आयोग इसका शीर्षक बना था। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि की औपचारिक शुरुआत 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस योजना की शुरुआत किस प्रदेश से हुआ? तो यह शुरुआत किया गया था उत्तर प्रदेश से। ठीक है, सांसद आदर्श ग्राम योजना कब चालू हो गई? तो 11 अक्टूबर 2014 को चालू किया गया। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम को सर्वप्रथम देश के कितने पिछड़े जिलों में लागू किया गया? तो सर्वप्रथम जो है 200 जिलों में लागू किया गया था। ठीक है, ई गवर्नेंस परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो यह प्रारंभ किया गया था 2006 में। ठीक है, तो ये था चैप्टर नंबर 3 जिसका हम लोगों ने डिस्कशन किया, देखा। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आज का यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।